यूक्रेन जंग को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। 24 फरवरी से जारी युद्ध का अंत दिखता नजर नहीं आ रहा। रशिया इस लड़ाई को यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान करार देने में लगा है, जबकि यूक्रेन इसे भीषण युद्ध और नरसंहार का नाम दे रहा है। यूक्रेन के बूचा में नागरिकों की मौत के बाद दुनिया भर में रशिया की आलोचना हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रशिया का युद्ध नरसंहार के बराबर करार दिया। इस बीच रशिया के सहयोगी चेचन्या गणराज्य के रमजान कादिरोव ने यूक्रेन के मारियोपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी नौसैनिकों के सरेंडर की खबर दी है। नमस्ते मैं राशिद, 50 दिन के बाद कहां खड़ा है युद्ध? पुतिन रुकेंगे नहीं, ज़ेलेंस्की झुकेंगे नहीं। इन दो वाक्यों, दो सेंटेंसेस के बीच में 50 दिन की तबाही है, 50 दिन का दर्द है, दहशत है, चीख है, पुकार है। पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया के राष्ट्रपतियों ने कीव से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बोरोडियांका का दौरा किया। पोलैंड के प्रेसिडेंट आंद्रेस डूडा ने कहा, यह जंग नहीं है, आतंकवाद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी करीब 6089 करोड़ रुपए के मिलिट्री सहायता को एक बार फिर से मंजूरी दी। रशियन हमलों से निपटने के लिए दी जा रही सहायता में तोप है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर शामिल है। अलग अलग राष्ट्रपति जा रहे हैं यूक्रेन की सरजमी पर और अमेरिका की तरफ से मदद दी जा रही है। फ्रांस मदद दे रहा है, ब्रिटेन मदद दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बलि का बकरा बना करके लोग सिर्फ मदद ही क्यों दे रहे हैं? युद्ध को रोकने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? युद्ध को भड़काने में ही इतने देश क्यों लगे हैं? यही मेरी डिबेट का सवाल है। पहली बड़ी खबर, वॉरजोन सायरन बज गया है। 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने मारियोपोल में किया सरेंडर, यानी रशिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। महायुद्ध के बीच रशिया का बहुत बड़ा दावा। 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने मारियोपोल में सरेंडर किया। चेचन्या गणराज्य के रमजान कादिरोव ने यह जानकारी दी है। रशिया यूक्रेन जंग के 50 दिन पूरे हो गए। 50 दिन में जमकर महातबाही हुई है। इस बीच पुतिन ने क्यों कहा यूक्रेन में चल रहे ऑपरेशन का मकसद एकदम साफ है, सुनिए। Власти, которые подталкивали с Запада, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблемы Донбасса и двух народных республик. Отказались, прямо публично же они заявили. Президент сказал, что ни один пункт этого соглашения не нравится, другие официальные лица. इस बीच एक और बड़ी खबर है, रशिया ने यूक्रेन को दे दी है अब तक की सबसे बड़ी धमकी। और धमकी में क्या कहा गया है, ये ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की के ठिकानों पर मिसाइल गिरा सकता है रशिया। यूक्रेन नहीं रुका तो सरकारी ठिकाने तबाह होंगे, यूक्रेन सरकार के ऑफिस तबाह हो जाएंगे। रशिया ने यह धमकी दी है। पुतिन ने यह धमकी किस अंदाज में दी, अब ये देखिए। Недоброжелателя, он, конечно, не состоялся. Это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Главное даже не трагические события, происходящие на Донбассе и Украине. Ведь это не главное. Много раз говорят, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. И там говорят, и у нас говорят. На самом деле так оно и есть. Но вот такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательной договоренности, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения. युद्ध के 50 दिन पूरे हो चले हैं और जैसा कि मैंने बताया कि रशिया के बॉर्डर के 4 देशों के राष्ट्रपतियों ने दौरा किया है यूक्रेन का। यूक्रेन को सैन्य मदद दी जा रही है। सैन्य मदद देने वाला है अमेरिका, सैन्य मदद दे रहा है ब्रिटेन, सैन्य मदद दे रहे हैं इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे मुल्क। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि 50 दिन में युद्ध रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? 50 दिन में विभीषिका रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? 50 दिन में क्या किसी को चीख पुकार दर्द ये नजर नहीं आ रहा? मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर, डिफेंस एनालिस्ट। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ। प्रमोद पहवा, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं। बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम और थैंक यू सो मच। अक्सर ही मेरे बुलावे पर मेरे डिबेट में आप आते हैं, आप बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट हैं और बहुत ही सम्मान आपका है। मेजर जनरल के सिन्हा, मेरा पहला सवाल आपसे है, 50 दिन के बाद में यूक्रेन रशिया युद्ध कहां पर खड़ा है? चूंकि पुतिन 7 दिन में 2 बार ब्लैक ब्रीफकेस दिखा चुके हैं, ये गीदड़ भपकी है, घुड़की है या वाकई में कोई न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? देखिए राशिद, ये परमाणु का जो ब्रीफकेस की बात कर रहे हैं कि वो गीदड़ धमकी है, क्या दिखा रहे हैं,
तो आपको याद होना चाहिए और दुनिया को शायद ये पता भी है कि लड़ाई शुरू होने से 2 दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ड्रिल किया था और वो बाल्टिक सी में किया था और उसमें दिखाया था कि वो किस हद तक जा सकते हैं और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि उनके जो मकसद है उसमें यदि रोकने के लिए कोई बाहर की हस्तक्षेप और खास करके नाटो को वो मानते हैं कि उसका हस्तक्षेप आएगा तो वो किसी हद तक जा सकते हैं। उसमें क्या है, न्यूक्लियर है कि क्या चीजें हैं। तो देखिए वो एक डेटरेंस तो है ही है कि आप बार बार चेतावनी तो है ही है, मगर सबसे अच्छी बात है कि अभी तक जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो 2000 की संख्या है वो 5799 से हटके हैं, वो उसका मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। मेजर जनरल क्या आपकी बातों का इंडिकेशन ये है, मेजर जनरल क्या आपकी बातों का इंडिकेशन ये है कि पुतिन अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि नेटो किसी भी तरीके से जंग के मैदान में उतरे तभी मैं कोई एटॉमिक विस्फोट करूंगा। नेटो या तो फिनलैंड की तरफ से आए या स्वीडन की तरफ से आए या पोलैंड की तरफ से आए या डायरेक्टली यूक्रेन की तरफ से अगर आ जाता है या ब्लैक सी की तरफ से डायरेक्ट हो जाता है नेटो, तब जाकर के एटॉमिक विस्फोट होगा। क्या आपकी बातों का इंडिकेशन यह है? देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो सकता है और मैं ऐसा नहीं कि कोई वॉर मॉन्गरिंग कर रहा हूं, मगर ये सच्चाई है और ये सच्चाई इसलिए है कि देखिए अभी भी नाटो रुक नहीं रहा है। 2022 में उन्होंने कहा था कि 3 देश जिसमें फिनलैंड है, स्वीडन है और सर्बिया है, इसके लिए उन्होंने कहा था नाटो की तरफ से आया कि ये ज्वाइन करेंगे और आज देखिए आजकल में बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं कि शायद वो ज्वाइन करें और उन्होंने अर्जी डाला है। अर्जी डालने का मतलब यह है कि उनके यहाँ पार्लियामेंट डिबेट हो रहा है, मगर वो भी अपने पैर को थोड़ा पीछे तो खींच रहे हैं। तो आपको खास करके याद होगा कि फिनलैंड में या 800 किलोमीटर का उनका एक बॉर्डर स्टेट, जो रेड लाइन थी पुतिन यही लेके चले थे कि यूक्रेन ने रेड लाइन क्रॉस किया है। 2 दिन पहले लड़ाई से पहले जेलेंस्की ने कहा था कि कुछ हो जाए मैं नाटो तो ज्वाइन करूंगा ही करूंगा। तो उसके बाद ही एक्चुअली ये 18 तारीख की उनकी ये थी बयान और फिर मेजर जनरल मैं बाकी पैनलिस्ट के पास में जाऊं उससे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा और बहुत ही ब्रीफ में बताइएगा। आपने अभी जो सेकंड सेंटेंस आपने अभी बोला है इसमें आपने ये कहा है टैक्टिकल इस्तेमाल हो सकता है एटम बम का। ये टैक्टिकल इस्तेमाल का मतलब क्या होता है? चूंकि आप एक फौजी हैं, इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में थोड़ा सा बताएं आप। क्या शहर के अंदर गिरा देना, शहर के बाहर गिरा देना, रिमोट लोकेशन पर गिरा देना, बॉर्डर एरिया पर गिरा देना, इसका मतलब क्या होता है? देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली अगेंस्ट फोर्स होती है और वही के लिए बनाया जाता है। ये पाकिस्तान ने भी बड़े इसको बहुत ट्राई किया था कि टैक्टिकल न्यूक्लियर अपने इलाके में गिराना। ठीक है, तो देखिए डॉनबास का इलाका जो कह रहे हैं और डॉनबास की लास्ट फेजेस चल रही है ऑपरेशंस में। आज डॉनबास में 1300 जो यूक्रेनियन सोल्जर्स है शायद सरेंडर किए हैं और इसके अलावा 1000 तो उन्होंने मारियोपोल में किया है। तो इस तरह का यदि कॉन्सेंट्रेशंस में यदि रेजिस्टेंस आता है। ओके मेजर जनरल, अब बाकियों के लिए भी डिबेट ओपन कर दूं मैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रिक ब्रेकिंग आ रही है। इससे पहले कि मैं मेजर जनरल यशमोर के पास में चलूं, कर्नल सिरोही के पास में चलूं, मारियोपोल में आमने सामने की जंग बहुत ज्यादा तेज हो चली है, यानी तबाही बहुत ज्यादा हो गई है। अजोव लड़ाकों ने बरसाई हैं गोलियां, रशियन सेना पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। मारियोपोल में बहुत बड़ा खून खराबा हो गया है, दहशत में मारियोपोल की जनता है। फिर से सुने आप, अजोव लड़ाकों ने बरसाई हैं गोलियां, मारियोपोल में आमने सामने की जंग यानी हेड ऑन कॉलिजन तेज हो गया है। रशियन सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं अजोव लड़ाकों ने। मेजर जनरल यशमोर, यूक्रेन रशिया फिनलैंड, रशिया स्वीडन, चाइना ताइवान, एक साथ इतने रियल और वर्चुअल वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। क्या वाकई में दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, रशिया यूक्रेन, रशिया फिनलैंड, रशिया स्वीडन, चाइना ताइवान, अगर इतने फ्रंट खुलते नजर आ रहे हैं, क्या हम वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर हैं? बिल्कुल राशिद, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। हम बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर की किसी भी मुहाने पे नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। और मैं, अगर आपको याद हो, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, शायद आपके किस शो में मैं आया था, मैंने कहा ये पुतिन की जो बेवकूफी जो है, ये तानाशाह का जो दिमाग खराब है, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उससे सोचा 2 दिन में 3 दिन में मैं शॉक एंड ऑफ से कैप्चर कर लूंगा, कीव फॉल हो जाए, कीव से तो वापस हो गया रिट्रीट।
दे हैव रिट्रीटेड बैक, कीव छोड़ के वापस चले गए वो। अब उनका पूरा जोर जो है डॉनबास रीजन पे है। मारियोपोल को तो खंडर बना ही दिया है। तो 50 दिन के अंदर भी ये कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं ले पाए, ना कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। जेलेंस्की एक वर्ल्ड लीडर उभर के आ गए हैं और पूरे दुनिया की पार्लियामेंट्स को वो अपने वहां से एड्रेस करते रहे हैं। तो इस पूरे चीज में पुतिन जो है हताश भी हो गए, इकोनॉमी भी उनकी बहुत बुरी तरीके से डाउन हो रखी है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद, क्योंकि यही डिक्टेटर्स का होता है ना, डिक्टेटर्स जब तक हार नहीं मानते हैं, जब तक उनका खुद का पर्सनल पतन नहीं होता है। तो कब तक ये लड़ेंगे मुझे पता नहीं है। पहला इश्यू तो ये है। दूसरा जो टेक्निकल वेपन्स की बात हो रही थी, एक न्यूक्लियर वेपन्स की, ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी है, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी और न्यूक्लियर। हाँ जी, मैंने पीएचडी इसी सब्जेक्ट के अंदर करी है। फिर आप जरूर बताएं। हाँ, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट है जो मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ रहा हूँ, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी और डेटरेंस और ये सब, तो मुझे लगता नहीं ये जो है ये कल्टीवेटेड इरैशनैलिटी होती है जब दूसरे को धमकाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और यहाँ पर तो कोई कॉज ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत सुपर पावर है रशिया, और एक छोटे से देश पे बिल्कुल ही उसके सामने 1/10 भी नहीं है उसकी फोर्स, उसके ऊपर कहां से न्यूक्लियर अटैक करेगा और किस वजह से करेगा। हाँ, रेजिस्टेंस बहुत है, वो झेल रहे हैं वो, और बहुत ग्रेवयार्ड। मेजर जनरल यशमोर, आपने ये कहा कि रशिया जो भुगत रहा है और यूक्रेन जो झेल रहा है, ये सब कुछ पुतिन की बेवकूफी है। 50 दिन में अगर पुतिन ने बेवकूफी की, 50 दिन में अगर कर्नल संजीत सिरोही पुतिन ने मिसकैलकुलेशन की है। मैं शुरुआत से, इनिशियल स्टेज से जाना चाहता हूं। शुरुआत कहां से हुई? जो उत्तर पूर्वी यूक्रेन का इलाका है, यानी जो डोनबास का इलाका है। अच्छे सैनिक नहीं थे, फिर भी रशिया ने युद्ध शुरू कर दिया। जो उत्तर पूर्वी इलाके में जो सैनिक भेजे गए ना, 41वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के सैनिक थे, जो बहुत मजबूत नहीं कहे जाते हैं। क्या ये टैक्टिकली किया गया या मिसकैलकुलेशन था, या जैसा कि मेजर जनरल यशमोर कह रहे हैं कि पुतिन ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है, यानी ब्लंडर किया है, जिसे हिमालयन ब्लंडर आगे आने वाले वक्त में कहा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये इस चीज से एग्री नहीं करूंगा जनरल वोर साहब की बात से कि पुतिन ने जो है बहुत बड़ी बेवकूफी करी है। हाँ। क्योंकि उस लेवल पे जो है इतनी बड़ी बेवकूफी कोई नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि पुतिन की कैलकुलेशन में हो सकता है फर्क हो रहा हो, कि उन्होंने जो है ये सोचा हो कि 3-4 दिन में मैं यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लूंगा। हाँ। लेकिन आपको बात ये समझनी चाहिए, जैसे आपने शुरू में कहा था कि लड़ाई के 50वां दिन है। ये बात जरूर है कि लड़ाई के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव को बीच में चेंज भी किया जाता है, मिड कोर्स करेक्शन भी की जाती है। हाँ। पुतिन ने जो है मिड कोर्स करेक्शन करके उसको इस चीज का अंदाजा लगाया है। सुनिए, कि वो कर्नल सिरोही, जो बात आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं जब जंग चलती है तो आप गियर शिफ्ट पैटर्न पर चलते हैं, यानी वक्त के हिसाब से आप पहला, दूसरा, तीसरा रिवर्स गियर आप लगाते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन आप जो गाड़ी लेकर के चल रहे हैं ना, आपने जिस गाड़ी के साथ में युद्ध की शुरुआत की, अगर वो गाड़ी ही आपको लगे कि पंक्चर होने के कगार पर है, तब आप क्या कहेंगे? अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, समझिएगा। रशियन फौज का आत्मविश्वास आज की तारीख में डगमगाया है। डगमगाया नहीं होता तो फिर चेचन्या से लड़ाके बुलाए नहीं जाते, सीरिया से लड़ाके बुलाए नहीं जाते, नया जनरल नियुक्त नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि 50 दिन में रशियन आर्मी का फेल्योर हुआ है। इसका मतलब यह है कि पुतिन ने बेवकूफी की है। देखिए, आप इस चीज को कहेंगे कि पुतिन ने बेवकूफ की है, मैं कहूंगा कि कैलकुलेशन में गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी प्लान आपका जो है स्टेज 1 के बाद प्लान नहीं चलता है। ठीक है। हर प्लान, किसी भी कंट्री का प्लान होता है, वो स्टेज 1 के बाद वो लाजमन जो है चेंज किया जाता है, क्योंकि एप्रिसिएशन भी गलत हो जाती है। किसी को इस चीज का भी अंदाजा नहीं था कि पूरा जो वेस्टर्न सर होल्ड ऑन, एक बड़ी खबर आ रही है। रशिया ने फिर से दाग दी है। कैलिबर क्रूज मिसाइल ब्लैक सी से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। रशिया के हमले में ने यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। ओरियन के बाद कैलिबर क्रूज मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, यानी फिर से रशिया अटैक करने लगा है। फिर से कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी जा रही है, यानी पहले ओरियन मिसाइल दागी गई थी, अब कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी जा रही है। ब्लैक सी को ठीक फोकस किया गया है और यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, ताकि यूक्रेन की किसी भी तरह से 50 दिन के बाद में कमर तोड़ी जाए। यानी रशिया ने फिर से अपना गियर शिफ्ट किया है। अब प्रमोद पहवा जी, आपका आना जरूरी है। प्रमोद पहवा जी, क्या है ना, पोलैंड के प्रेसिडेंट यूक्रेन गए, लिथुआनिया के प्रेसिडेंट गए, लातविया के गए, एस्टोनिया के गए। अमेरिका कहता है कि युद्ध में सैन्य मदद देंगे, ब्रिटेन कहता है सैन्य मदद देंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि बजाय इसके की मदद देने के युद्ध रोका तो जाता।
युद्ध रोका क्यों नहीं जा रहा है? किसका फायदा है कि युद्ध ना रोका जाए? क्या अमेरिका का है, क्या ब्रिटेन का है, क्या पश्चिमी देशों का है? भाई आप ये कहते हैं कि सैन्य मदद दे देंगे, आप ये कहते हैं ना कि हम बैक चैनल डिप्लोमेसी करेंगे, आप ये कहते हैं ऑफ रैंप टॉक्स के लिए हम आगे आएंगे, लेकिन आप ये कहते हैं लो और ले लो, बर्बाद होते जाओ, पीछे से हम थोड़े थोड़े से हथियार दे रहे हैं, थोड़े से तोप ले लो, थोड़ी सी मिसाइल ले लो, थोड़ी सी बख्तरबंद गाड़ियां ले लो। नहीं, अगर आप इसको इस तरीके से शुरुआत से देखें कि इसका मोटिव क्या था युद्ध का, इसका मोटिव वो नहीं था जो कि ज़ेलेंस्की को हटा दिया जाए, क्योंकि एक कॉमेडियन को अगर राष्ट्रपति बनाएंगे तो वो ऐसे ही निर्णय लेगा कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा और मैं रेड लाइन क्रॉस करूंगा। मेरे ख्याल से, जैसा आपके चैनल पर पहले भी मैंने कहा था, ये युद्ध बेसिकली रूबल और डॉलर के बीच में। ठीक है। इस युद्ध का मोटिव है कि जितना अभी तक पुरानी विश्व व्यवस्था है उसको ध्वस्त करके और पुरानी बैंकिंग और पुराने आर्थिक सिस्टम को ध्वस्त करके एक नया पैरेलल आर्थिक सिस्टम खड़ा करना, जिसमें रूस कामयाबी की तरफ है। रूस का रूबल 140 से गिरकर फिर अपने पुराने 80 तक पहुंच गया है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो कामयाब हो रहा है। ठीक है। और जहां तक उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात है, तो अगर फाइनेंशियल उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ उसके ऑयल के रेट बढ़ने की वजह से उतना ही वो फायदा भी उठा रहा है। ठीक है। और चूंकि बाइडेन कोल्ड वार के जमाने के लीडर हैं, तो आज तक वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। इसका मतलब यह है कि बाइडेन कहेंगे कि ज़ेलेंस्की, तुम्हारे कंधे जब तक पूरी तरह झूल ना जाएं तब तक मुझे कंधे देते रहो, और मैं वहां पर बंदूक रखूंगा, मैं असॉल्ट राइफल रखूंगा, मैं मिसाइल रखूंगा, रॉकेट लॉन्चर रखूंगा, टैंक रखूंगा, बख्तरबंद गाड़ियां रखूंगा, तुम युद्ध लड़ते रहो, मैं लड़ाता रहूंगा, लेकिन युद्ध रुकेगा नहीं। इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, मेजर जनरल के सिन्हा के पास में मैं चलूं। प्रमोद जी बस एक मिनट। ज़ेलेंस्की ने फिर से की है यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ में बातचीत। बाइडेन ज़ेलेंस्की के बीच लगभग 1 घंटे की बात हुई है। आर्थिक और सैन्य सहायता पर बातचीत हुई। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए मांगी है बड़ी सैन्य मदद। ज़ेलेंस्की का यह कहना है जितनी भी सैन्य मदद आपने पहुंचाई है सफिशिएंट नहीं है, लिहाजा हमें और भी ज्यादा सैन्य मदद चाहिए। मारियोपोल के लिए, बोरोडियांका के लिए, कीव, खार्किव, खिर्सोन, इन सभी इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है रशा, और इसीलिए आप सैन्य मदद अपनी बढ़ाएं, यह ज़ेलेंस्की का कहना है। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा बाइडेन बात करते हैं। बाइडेन ये कहते हैं कि पुतिन तानाशाह है, बाइडेन कहते हैं पुतिन कसाई है, बाइडेन कहते हैं पुतिन वॉर क्रिमिनल है, बाइडेन कहते हैं सैन्य मदद कर रहे हैं। लेकिन यूएस की एक ट्रेजरी सेक्रेटरी है जिनका नाम है जेनेट येलन, उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए चाइना से गुहार लगा दी है। यह कहा है कि चाइना, आपके रशिया के साथ में अच्छे संबंध हैं, लिहाजा अमेरिका आपके सामने हाथ जोड़ करके ये कहता है युद्ध किसी भी तरह से रुकवा लें। क्या अब अमेरिका की यह नौबत आ गई है कि चाइना के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं? देखिए, गिड़गिड़ाहट नहीं होती है, युद्ध का रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव त्रासदी है। आपने कहा बाइडेन बोल दिया कि वॉर क्रिमिनल है। हमारे चैनलों में बैठे हुए लोग चिल्लाते हैं कि पुतिन तो क्या क्या गालियां निकालते हैं। मैं ये नहीं कहता, हम लोग आकलन करने बैठे हैं, हम पक्ष और विपक्ष। देखिए, ये बैटल ऑफ नैरेटिव है, और ये कहना 7 दिन में किया उन्होंने अपना, आप सुने प्रमोद जी ने कहा और संजीव, इनका सुने, थोड़ा ध्यान दें। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा है, और ये नहीं कि मैं एक कह दिया, मैं तो ये हूं, मैं इतना। देखिए, जो मैं करते हैं ना, वो मैं ही नहीं रह जाते, हम आकलन नहीं कर पाएंगे। हम इगोइस्टिक में ना घुसे आप, ये पूरा विश्व इगोइस्टिक तरीके से घुस गया है। वो बोरिस जेल्सिन वहां जॉनसन जाते हैं, वो कहते हैं कि हम भेज रहे हैं और लड़ो। अरे लड़ना, मरना, कटना, ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको हम बात नहीं करना चाहते। नाटो की सिक्योरिटी कंसर्न है, हम कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं कि एक डिक्टेटर को आप सूली में चढ़ा देना चाहते हैं। अरे भाई, यही तो प्रॉब्लम हुई थी, यही प्रॉब्लम दुनिया को ले जाती है। और हम लोग कहते हैं कि, और सब दावे करते हैं कि मेरी जो इतनी एक्सपीरियंस, मैं नहीं कहता कि कोई एक्सपीरियंस है। और ऐसे मेरा जो बैटल ऑफ नैरेटिव है हमारे टीवियों में बहुत चलता है, और इसमें पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। सच्चाई को रखिए ना। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 50 दिन की लड़ाई हो चुकी है, लड़ाई रुकनी चाहिए, भारत इसके ऊपर काम कर रहा है। इतने दबाव होने के बाद भी हम किसी पक्ष को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हुए, हम जो कि कोई हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हम पूरा एकदम ज्वाइन कर लेना चाहते हैं और उसके नैरेटिव को चला, तो हम तो वही घी में आग में घी डालने की जो करते हैं, जो कि हो रही है।
या मैं कह देता हूं ये नहीं होगा, 7 दिन में लड़ाई हो जाना चाहिए, 7 दिन के बाद तो हार गया, 10 दिन की लड़ाई असला बचा हुआ है, 50 दिन हो गए और युद्ध कहीं भी नहीं, और वो बढ़ने की क्षमताएं रखता है। एकदम ठीक। प्लीज फॉर द गॉड से मैं कह रहा हूं, आपका बड़ा अच्छा विषय आज ने कहा कि कोई युद्ध रोकने का नाम नहीं लेता, और युद्ध के लिए केवल भारत को फिर नीचा दिखा देंगे। भारत में एक प्रधानमंत्री ही बात कर रहे हैं कि युद्ध को रोके, युद्ध को खत्म करें, और हमने कह दिया था कि तो वो तो हार गया। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। और देखिए राशिद जी, जो मैं ये बताता हूं, ये डिबेट तभी चलेगा क्योंकि मैं बहुत जानता हूं, मैं नहीं कम जानता। हम लोग ये सब जानने को, अपने को प्रूव करने के लिए नहीं बैठे इन जगहों पे। हमें लड़ाई की विश्लेषण को करना है और आग में घी नहीं डालना है, और जो सच्चाई है उसको, अरे रशिया कुछ करता है तो हम जरूर बताएं कि ये चीज एकदम ठीक आप कह रहे हैं। बूचा में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, और हमारा एक स्टैंड है कि बूचा में निष्पक्ष जांच हो, मगर ये सब लोग चला बूचा में मार दिया, रेप कर दिया। आप कौन होते हैं इसको, जब हमारे देश का ये स्टैंड है? या तो आप उस देश को बोलिए कि मैं उस स्टैंड को ज्वाइन करता हूं। तो आपने बहुत अच्छा नाम लिया कि वो यदि वहां का कोई सेंसिबल आदमी बात, सबको, चाइना को क्या, सबको, भारत को बोला जा रहा है। 2 डायलॉग में हमारा स्टैंड कितना अच्छा रहा और कितना बैलेंस रहा। हमने दोनों को, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनर दोनों है ना, तो प्लीज हमारी रशिया भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और अमेरिका भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और युद्ध रुकना चाहिए, ना तो युद्ध को भड़काना चाहिए। एकदम ठीक बात। बिना बात ना मतलब के अन्य ऐसे झूठे तथ्यों से कि भाग गया, हार गया, अरे ठीक बात है, ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक नैरेटिव, मेजर जनरल एकदम ठीक आप ये कह रहे हैं, क्योंकि एक नैरेटिव जो है रशिया की तरफ से सेट किया जा रहा है, एक नैरेटिव जो है पश्चिमी देशों की तरफ से सेट किया जा रहा है। करेक्ट, एकदम ठीक बात। लेकिन यूक्रेन से बातचीत को लेकर रशिया ने क्या बड़ा आरोप लगाया, अगली बड़ी खबर है, अगली बिग ब्रेकिंग है। यूक्रेन बातचीत को लंबा खींचने में लगा है और यूक्रेन नहीं चाहता कि युद्ध रुके, ये आरोप लगा है रशिया ने यूक्रेन की नीयत पर भी सवाल उठा दिए हैं, और रशिया का ये कहना है कि हमारे खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हमने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यूक्रेन से बातचीत पर रशिया ने लगा दिया है इस वक्त का बहुत बड़ा आरोप। मेजर जनरल यशमोर, रशिया ने अब नया जनरल नियुक्त किया है, क्योंकि 6 जनरल्स की मौत हो चुकी है, अभी तक 6 जनरल शहीद हो चुके हैं। नया जनरल नियुक्त किया गया है और इस जनरल का नाम है जनरल अलेक्जेंडर वॉर्निकोवा। सीरिया के खिलाफ युद्ध में इसी जनरल अलेक्जेंडर ने अहम भूमिका निभाई थी। अलेक्जेंडर को कहा जाता है सीरिया का कसाई। रूसी सेना की शुरुआती नाकामी के बाद में अलेक्जेंडर आए हैं। अब क्या होगा, क्या तबाही का कैनवास बड़ा होने वाला है? देखो, मैं जानता नहीं है जनरल अलेक्जेंडर को या किसी इसको, बट मेरी जानकारी के मुताबिक आपने 6 का है, बट पिछले हफ्ते तक जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स थी इवन रशियन सोर्सेज से 7 जनरल जो है इस लड़ाई में मारे जा चुके, और एक जनरल को तो उनके सैनिकों ने ही कुचल के मारा था। क्योंकि क्या हुआ, जब ये गए थे इस तरह के मनूवर करने के लिए, ना इनके पास लॉजिस्टिक्स था, लॉजिस्टिक्स में बहुत पोरली फेल हुआ रशिया, ना इनका कमांड एंड कंट्रोल सही था, ना इनके पास जो है कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी। ये सोचे थे फॉल हो जाएगा, वो हुआ नहीं है। अभी चिल्लाने से कोई होने नहीं वाला है, बट फैक्ट ये ग्राउंड पे कीव से इनको विड्रॉ करना पड़ा। 1 महीना कीव के बाहर खड़े रहे और एम्बुश, इतने टैंक एम्बुश हुए। अब हमारे टीवी रिपोर्टर वहां पे वो जो फोटो वहां से भेज रहे हैं, हमारे चैनल्स जो है, हम तो कोई दूसरे की बात ही नहीं कर रहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, जगह जगह पे बीएमपीज और टैंकों के जो है टर्रेट उतर के नीचे पड़े हुए। टर्रेट जब टैंक का गिरता है ना, इसका मतलब उसके ऊपर बहुत जबरदस्त जेवलिन मिसाइल या किसी जबरदस्त ATGM का ऐसी जगह पे हुआ कि टर्रेट जो 10-12 टन का टर्रेट होता है, जब टैंक से अलग होके जमीन पे गिरता है, तो इसका मतलब जब बहुत बुरी तरीके से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा मेजर जनरल यशमोर। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत दिल दहला देने वाली खबर आ गई है। पीड़ित महिला ने बहुत बड़ा कबूलनामा अपना दिया है। 4 रशियन सैनिकों ने एक साथ मेरे साथ जुल्म किया। पीड़ित महिला का कहना है रूसी सैनिकों पर महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए हैं। एक बार सुने आप खुद। Soldier entered our house. My husband and I were there. At gunpoint, he took me to a neighboring house. He was ordering me, take your clothes off or I'll shoot you. Then he started raping me. While he was doing that, 4 more soldiers entered. I thought I was done for.
I want to ask Putin, why is this happening? I don't understand. मेजर जनरल यशमोर अपनी बात बहुत जल्दी पूरी आप करें और साथ ही मुझे ये भी बताएं और समझाएं कि लोग बात कर रहे हैं टैंक की, लोग बात कर रहे हैं मिसाइल की, लोग बात कर रहे हैं एटमी ब्रीफकेस की, जिसे पूरी दुनिया चेगेट के नाम से जानती है। यानी चेगेट की बात तो हो रही है, लेकिन जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो जुल्म किए जा रहे हैं, ज्यादती की जा रही है महिलाओं के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, इसकी आवाज उठाने वाला कोई क्यों नहीं? क्यों नहीं बाइडेन, क्यों नहीं लातविया, क्यों नहीं एस्टोनिया? इंसान और इंसानियत की बात क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ और सिर्फ जंग की बात क्यों हो रही है? राशिद, पूरी दुनिया आवाज उठा रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन से रशिया को निकाला गया है बाय ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस इन द वर्ल्ड। ये पहली बार हुआ है। निकाला गया, इससे बदलेगा क्या? आज की तारीख में तो मैं मेजर जनरल समझ नहीं पाता यूएन क्या है, मैं समझ ही नहीं पाता, यूएनएचआरसी क्या है, मैं समझ ही नहीं पाता, डब्ल्यूएचओ क्या है, मैं समझ ही नहीं पाता, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका औचित्य क्या है, मैं पिछले 2 साल में अब समझ नहीं पा रहा हूं। आई एम सो सॉरी सर। नहीं, इनका देखो, मैंने आपको आपके शो में एक बार बताया था, P5 जब तक सारे ना मिले यूएन कुछ नहीं करता। यूएन जो है, यूएन का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इंडिया तो बहुत सालों से मांग कर रहा है, और जो हमारे जो ग्रुप ऑफ 4 है, जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, हम लोग मांग कर रहे हैं बार बार कि भी इसका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है वीटो पावर होने का। तो वो तो एक बात है, यूएन कुछ कर नहीं सकता है जब तक कि पांचों के पांचों कर्नल संजीत सिरोही सर, आई एम सो सॉरी, मुझे बाकियों के पास भी जाना पड़ेगा। कर्नल संजीत सिरोही, 50 दिन युद्ध के हो गए हैं, युद्ध रुकेगा कब? देखिए, ये युद्ध जो है, जो मेरे हिसाब से युद्ध ये लंबा चलेगा, क्योंकि ये पुतिन ने बोल भी दिया है उनके वर्ड्स में कि दिस विल कैरी ऑन रिदमेटिकली एंड कामली। आराम से ये चलेगा युद्ध, और रशिया जो है इसके लिए पूरा तैयार है। और क्योंकि ये आप इस बात को थोड़ा जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, अमेरिका भी अभी नहीं चाहता कि जो है रुक जाए। अच्छा, क्योंकि वो अगर क्योंकि अमेरिका का जो एम है वो अचीव हो रहा है। बलि का बकरा, जैसे आपने बताया, बलि का बकरा तो जो यूक्रेन बना है, ठीक है, जो ज़ेलेंस्की को जो है स्टैंडिंग ओवेशन हर पार्लियामेंट में मिल रहा है, वो हीरो तो बन रहा है, लेकिन देश में तो तबाही से अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और ये उसको जो हथियार दिए जा रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं, सब चीज दिए जा रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन लड़ने के लिए कोई नहीं जा रहा। तो जब तक रशिया का जो एम है, वो जो कह रहे हैं कि हमारा नोबल कॉज है, जब तक वो अचीव नहीं करेंगे तब तक ये युद्ध नहीं लड़ेगा। और हो सकता है अगर फिनलैंड और स्वीडन जो कोशिश कर रहे हैं कि आगे अगर हमारे ऊपर भी हमला हो और हम नेटो में जाके मिल जाए तो नाटो हमको बचा लेगा। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि 2 पलड़े हैं, और एक पलड़े की तरफ पुतिन है, एक तरफ ज़ेलेंस्की हैं। एक ये कह रहा है कि मैं रुकूंगा नहीं, एक ये कहता है मैं झुकूंगा नहीं। रुकूंगा नहीं और झुकूंगा नहीं के बीच में पूरी दुनिया है, और पूरी दुनिया में भारत ने ही एक मजबूत स्टैंड अभी तक दिखाया है। जैसा कि मेजर जनरल के सिन्हा भी कह रहे थे। प्रमोद पहवा जी, आपके पास आने का नंबर है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कई बातें कर लेना चाहता था। हेडलाइंस ले लेते हैं, ठीक 2 मिनट के बाद में प्रमोद पहवा जी के पास में आएंगे। हेडलाइंस। प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। रशिया यूक्रेन युद्ध के 50वें दिन भी तबाही जारी। मारियोपोल में आमने सामने की जंग की, खार्किव में भी लगातार बमबारी। यूरोपियन देशों से ज़ेलेंस्की ने मांगे और हथियार। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में अजान पर घमासान। वाराणसी में अजान के वक्त लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ। अलीगढ़ के 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा बजाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर टारगेट किलिंग, कश्मीरी हिंदू की गोली मारकर हत्या। धमकी वाला पोस्टर भी वायरल। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री म्यूजियम। यहां मिलेगी देश के हर प्रधानमंत्री से जुड़ी खास जानकारी। करीब 271 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हुआ तैयार। आम आदमी पर महंगाई का डबल अटैक। आज दिल्ली में 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। किचन में पहुंचने वाली पीएनजी की कीमत में 4 रुपए 25 पैसे प्रति SCM का इजाफा। और आज हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। मुंबई के वास्तु अपार्टमेंट में लेंगे साथ फेरे। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी दी बधाई।
रशिया यूक्रेन युद्ध 50 दिन का हो चला है। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि युद्ध का अंजाम क्या होगा, युद्ध कब बंद होगा। लेकिन इस बीच एक बिग ब्रेकिंग है, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह कहा कि अगर हमें हथियार नहीं मिले तो रशिया करेगा अंतहीन रक्तपात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रशिया पर बड़ा आरोप लगाया। 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनियंस को जबरन रशिया लेकर के गए हैं रूस के फौजी, ये जेलेंस्की का कहना है। यानी पश्चिमी देश हमें और भी ज्यादा हथियार दें वरना रशिया करेगा अंतहीन रक्तपात, ये कहना है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का। प्रमोद पाहवा जी, भारत क्या कर रहा है और भारत पर क्या असर हुआ है, इन दो खबरों के बीच में मेरा सवाल है। भारत पर असर 50 दिन में, क्रूड ऑयल 14 साल में सबसे महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, खुदरा महंगाई 7%, 17 महीने में सबसे ज्यादा, खाने की चीजें 8% महंगी हो गई हैं। 18,000 छात्रों का क्या होगा जो यूक्रेन में पढ़ा करते थे, इसके बारे में कोई जवाब देने वाला नहीं है। अब आगे क्या होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, ऐसा है, कूटनीति में कहा जाता है कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो हो रहा होता है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि पर्दे के पीछे भी बहुत सी बातें चलती रहती हैं, बहुत कुछ होता रहता है। और अगर मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, जिसके लिए बाकी मेहमान एक्सपर्ट हैं और वो बेहतर जानते हैं मेरे से, तो इसके अलावा एक हिडन भी कुछ होता है, कुछ पर्दे के पीछे भी ऐसी स्ट्रेटेजी और ऐसी फोर्सेज होती हैं जो काम करती हैं। हम क्यों ना ये मान लें कि जेलेंस्की से जो कराया जा रहा है वो भी पुतिन के ही इशारे पर है या पुतिन के ही द्वारा नियुक्त उसके सलाहकारों द्वारा कराया जा रहा है। अगर जेलेंस्की चाहता, जैसे उसने तुर्की के साथ बातचीत के अंदर अपना इशारा दिया था कि वो नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा, वो सभी शर्तें मान लेगा, 5 में से 3 शर्तें वो मान रहा था, लेकिन वो फिर बैक हो गया। तो कहीं ना कहीं पुतिन और चीन दोनों चाहते हैं कि युद्ध लंबा खींचे और इसके रिजल्ट में नाटो और अमेरिका दोनों अलग अलग हो जाएं और परेशानी में हो जाएं। और मेरे ख्याल से इसका अगर सबसे ज्यादा और सबसे पहला कोई असर होने वाला है तो वो पोलैंड पर हो सकता है और किसी पर नहीं होगा, क्योंकि पोलैंड में बहुत बड़ी ऐसी जनता है जो रूस की समर्थक है। दूसरा, आपने पूछा भारत पर इसका क्या असर होगा। मैं ये तो नहीं मानता कि हमारे यहाँ भिंडी और नींबू इस वजह से महंगे हो गए कि यूक्रेन में जंग है। बहरहाल गेहूं जरूर महंगा हो सकता है, एल्युमिनियम महंगा हो ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा और उससे जो सबसे बड़ा इफेक्ट है, महाशक्तियां कभी आमने सामने नहीं लड़ती, वो अपने लिए ग्रे जोन बना लेती हैं और प्रॉक्सी वार करती हैं। तो अगर भारत या दक्षिण एशिया ऐसी किसी प्रॉक्सी में फंसता है तो हमारे लिए वो तकलीफदेह होगा, क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमारे पड़ोस में रिजीम चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है, रिजीम चेंज हुई है। उसका कहीं ना कहीं तो इससे जुड़ाव है। और उसके अलावा अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा है कि हम रूस से तेल ना खरीदें, हम रूबल और रुपए के जो हमारा उनसे संबंध रहे हैं, ये जो उनसे हम कारोबार कर रहे हैं, हम उसको छोड़कर डॉलर की तरफ ही आए। सऊदी अरबिया वो पेट्रो डॉलर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेजर जनरल के सिन्हा ये कह रहे थे ना कि हमें अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर पर ध्यान देकर के रखना है। हमारा झुकाव सिर्फ रूबल की तरफ नहीं हो सकता, हमारा झुकाव सिर्फ डॉलर की तरफ नहीं हो सकता, हमें एक बैलेंस भी लेकर के चलना है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है, जो बिग ब्रेकिंग है, वो वाकई में दहला देने वाली है। रूसी सैनिकों ने की यूक्रेनी महिलाओं के साथ हैवानियत, ये यूक्रेन का दावा है। यूक्रेनियन मीडिया ने कहा यूक्रेन की पीड़ित महिलाओं ने सुनाई आपबीती, महिलाओं का ऐसा रेप किया जा रहा है ताकि बच्चे भी पैदा न कर पाएं। रूसी सैनिक नाजी वैश्या बोल करके दरिंदगी कर रहे हैं। कुछ महिलाओं का रेप के बाद में गला भी काट दिया जा रहा है, यानी मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। और यह एक ऐसी खबर है जो वाकई में दिल दहला देती है। लेकिन इस बीच अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद पावा जी कह रहे थे अमेरिका क्या कर रहा है और नेटो क्या कर रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा, नेटो के रक्षा मंत्रियों की ब्रसेल्स में मीटिंग हुई और वहीं अमेरिका ने एक टास्क फोर्स का गठन किया और इस टास्क फोर्स में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली हैं। अमेरिका और नेटो पर्दे के पीछे क्या क्या कर रहे होंगे? देखिए, अमेरिका भी एक स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है। देखिए, उसका एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन होता है पूरे विश्व के अंदर में जैसे हलचल है। आप इसको केवल ना लें, एब्सोल्युटली। देखिए, प्रमोद साहब की बात का बड़ा ध्यान से, बारीकी से समझना, बहुत अच्छी उनकी विश्लेषण रही है, जैसा मैं मानता हूं। देखिए, बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। ये जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस है। हम अभी चिल्लाते रहे रशिया मर गया, ये मर गया, ये चीजें नहीं है। आपको जो दिखता है वो नहीं है। हम जो चीजें सोच रहे हैं,
और बहुत बड़ी बात, जेलेंस्की के ऊपर में उसको आप हीरो बनाइए, बहुत अच्छा बनाते रहिए, वो ताली पिटवाइए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा रशिया का और देखिए जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है, और जो कह रहे हैं कि क्या जेलेंस्की एब्सोल्युटली उनके सारे में 100%, मेरा भी यही मानना है, ये युद्ध को जितना खींचा जाएगा, और ये चाहते हैं दोनों साइड से। अमेरिका इसलिए चाहता है कि ये नहीं कि छोटा सा हथियार बेचते हैं, अभी चिल्लाएंगे कि उनकी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, अरे वो अभी उसकी अस्तित्व का बात आ गया है, या तो सुपर पावर रहेगा या ना रहेगा, यूनिपोलर क्या मल्टीपोलर। सर यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। यूक्रेन से युद्ध के बीच रशिया को लग गया बड़ा झटका, ब्लैक सी में विस्फोट से रूसी युद्धपोत तबाह हो गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, ब्लैक सी में विस्फोट से रूसी युद्धपोत तबाह हो गया है। मिसाइल क्रूजर मॉस्को के क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, लेकिन रशियन रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि ब्लैक सी में बड़ा विस्फोट किया गया है, क्योंकि ब्लैक सी के बारे में कहा जा रहा था अगर ब्लैक सी में नेटो डायरेक्टली आया या ब्लैक सी में अगर यूक्रेन ने डायरेक्ट हमले करने शुरू किए तो ये रशिया के लिए नहीं बल्कि युद्ध के लिहाज से ये कैनवास बहुत बड़ा कर देगा। मेजर जनरल के सिन्हा अपनी बात आगे बढ़ाएं जहां से आपने छोड़ी थी। देखिए रशीद जी, मैं ये कहता हूं 50 दिन के बाद आप विविधता देखें, पूरा का पूरा एक इतना ज्यादा यूक्रेन की तबाही हो रही है, और आप दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, ये मानव त्रासदी, ये मानव त्रासदी इसलिए हो रही है कि अल्ट्रा नाजीज भी वहां हैं, वो चेचन रेबल्स भी हैं वहां पर, और आज जो जिसको वैगनर ग्रुप भी आने की बात हो रही है। तो ये जो आपने देखा था अलकायदा वाला, जिसको अमेरिका ने खड़ा किया था रशिया को जब अफगानिस्तान वॉर में, उस तरह की कुछ चीजें हैं जिससे कि वेस्ट भी अमेरिका, पढ़िए वैगनर ग्रुप के बारे में, पढ़िए ये अल्ट्रा नाजीज के बारे में, अजॉब बटालियन जिसकी हम तालियां बजा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि उसकी फौज है। ये देखिए जेलेंस्की साहब जो गेम खेला जा रहा है उनके कंधों से दोनों, और ये मेरा भी मानना है कि देखिए वो रशिया की गेम को भी खेल रहे हैं। पुतिन को समय चाहिए, अच्छा। और पुतिन को उसको जस्टिफाई, पुतिन देखिए ये गेम नहीं है, ये बैटलफील्ड की लड़ाई, ये कीव की लड़ाई हम लोग नहीं समझ सकते, जो कि प्लेटून और कंपनी लेवल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरे रीअलाइनमेंट की है। इकोनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर है, सप्लाई चेन बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसलिए देखिए जो इसको समझते हैं हमारे भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञानी हैं, और जिस तरह से हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, हमें तो ये यहां तक कह दिया 2+2 में कि आप यदि तेल लेते हैं तो, मगर हमने क्या किया, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है क्या कहते हैं कि आप यूरोप को देखें ना, तो ये लड़ाई यदि हम छोटे कहेंगे कि वो रेप हो गया, महिला ये करे, हम इन चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे। लड़ाई बड़ी है और हमारा विश्लेषण बड़ा होना चाहिए। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है, और हमारे लिए बहुत बड़ा कैनवास भी है डिस्कशन में अभी यूक्रेन पर, लेकिन रशिया के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे कि मारियोपोल खार्किव पूरी तरह तबाह हो गया है। जवाबी कार्रवाई में रशिया के 15,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया यूक्रेन के 1800 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है, ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दावा किया गया है। अगली भी ब्रेकिंग न्यूज चलाएं, क्योंकि यूक्रेन को क्या क्या मिलिट्री सहायता मिल रही है ये भी देना बहुत जरूरी है। रशिया ने 398 अमेरिकी सांसदों को बैन कर दिया है। यूक्रेन को 6,000 करोड़ की मिलिट्री सहायता देगा यूएस, तो बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर देगा अमेरिका। अभी ये खबर आई है, रशिया ने 398 अमेरिकी सांसदों को बैन कर दिया। रशिया ने अमेरिकी सांसदों को ट्रैवल बैन लिस्ट में डाल दिया है, यानी अमेरिका और रशिया भी एक तरह से हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, वर्चुअली, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन वर्चुअली हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। मेजर जनरल यशमोर, थोड़ी देर पहले मेजर जनरल के सिन्हा का ये कहना था कि ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये छोटा सा गेम प्लान नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में रीअलाइनमेंट की लड़ाई है। अगर ये रीअलाइनमेंट की लड़ाई है तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा और हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका के साथ में कौन होगा, रशिया के साथ में कौन खड़ा होगा, भारत का कौन सा ब्लॉक बनेगा, एशिया का कौन सा ब्लॉक बनेगा? देखो ये कहना बहुत मुश्किल है, मैं तो ज्योतिषी हूं नहीं, ना ज्योतिष में बिलीव करता हूं। क्या होगा फ्यूचर में, भविष्य के गर्भ में क्या कोई बता नहीं सकता, लेकिन मुझे कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरता नजर नहीं आ रहा है। रशिया काफी आइसोलेट हो गया, रशिया के चाहने वाले लोग हैं यहाँ, मैं जहाँ देख सकता हूँ, लेकिन रशिया बहुत आइसोलेट हो गया इस पूरे इसके अंदर। एंड नाटो मुझे वो भी 16 से 30 पे पहुंच गए, और एक यूक्रेन को अगर कैप्चर पूरा कर भी लेगा
तो भी रशिया कोई बहुत बड़ी लेकिन पावर मेजर नहीं जनरल निकल आप के कह आएगा, रहे हैं कि क्योंकि रशिया की इकोनॉमी आइसोलेट को हो गया मेजर जनरल, लेकिन अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने बैन लगाया। पुतिन ने कहा कि बैन का कोई असर नहीं है, हमारे बाजार पर असर नहीं है, हमारे व्यापार पर असर नहीं है और आप लोगों का बैन फुस है। तो फिर रशिया कैसे आइसोलेट हुआ? इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, उसका बहुत असर है और रशियन इकोनॉमी जो है कोलैप्स के स्टेज पे है आज के दिन। ठीक है, अच्छा। तेल बिक रहा है, बट ये तेल पे भी धीरे धीरे जर्मनी ने और काफी देशों ने 2024 तक रशियन ऑयल और गैस से मुझे लगता है मेजर जनरल के किसी नाम से इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों मेजर जनरल, आप भी आ सकते हैं बीच में। नहीं, हमारे मोर साहब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, उनका विश्लेषण है, अपना विश्लेषण है और ठीक है, जैसे भी उनकी जो लाइन है। देखिए, इसमें कोई रशियन सपोर्टर और अमेरिकन सपोर्टर और नाटो सपोर्टर के दिए लेंगे तो फिर वो जो हमारी पॉलिटिकल डिबेटें होती हैं एक दूसरे के ऊपर, मैं नहीं चाहता कि ऐसा है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, जो आप प्रमोद साहब से सुना कि आपको इस 50 दिन के अंदर में $50 बिलियन तेल आ चुका है, उसके अलावा एक्स्ट्रा वहां $1 बिलियन का रशिया में। तो हम सच्चाई को देख करके हम आंख नहीं मूंद। 2024 किसने देखे हैं? ये लड़ाई आज के दिन में है। जो इंडिया है वो पूरा अमेरिका को बता रहा है कि हम तो 1% लेते थे और आप आने वाले समय में देखेंगे 25, 30, 40, 50% हमारी तेलें आएंगी। पूरी गैस लाइन की बात हो रही है जो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक से होते हुए और हमारे जो गिलगिट बल्तिस्तान से होते हुए भारत में आएगा। ये भी बातें चल रही हैं। देखिए, हम गैस पाइपलाइन 20 साल पहले हम सुन रहे हैं, उस गैस पाइपलाइन काफी गैस पाइप। कर्नल सिरोही भी बीच में आना चाहते हैं। कर्नल सिरोही भी आना चाहते हैं। बोलिए। नहीं, देखिए, मैं तो तुम में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, हम तो आकलन कर रहे हैं। ठीक है, वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कहता हूँ। ये चीजें देखिए, जो सच्चाई ये है कि रशिया के बीच में 50 दिन का युद्ध हो चुका है, चल रहा है। जिसको आपने कहा कि 10 दिन के अंदर भी वो नहीं टिकेगा, इसके अलावा उसका असला नहीं बचा है और ऐसा लगता है आप देखिए भोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हालांकि मेरा मेजर जनरल, मेरा बड़ा सीमित ज्ञान है, लेकिन कर्नल सिरोही 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लगभग 4 साल पहला विश्व युद्ध, 90 लाख मौत। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत। ये 50 दिन का युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया में न जाने कितने एनालिसिस हैं जो ये कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट ही नहीं बल्कि शुरुआत हो गई है। आपको भी लगता है क्या ऐसा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस स्टेज पे अभी हम नहीं कह सकते कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट हो गया है। अभी तक इट इज बहुत लिमिटेड जगह पे है, लड़ाई है और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका भी और रशिया भी चाहेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, बिकॉज वो किसी के भी हित में नहीं है। इसलिए इसको लोकलाइज रखने की कोशिश। कर्नल सिरोही, मेजर जनरल यशमोर, मेजर जनरल के सिन्हा, प्रमोद पहावर जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अंत में इतना ही हम कहना चाहेंगे, रशिया यूक्रेन युद्ध 50 दिन पूरे हो चले हैं। युद्ध की हर एक बड़ी जानकारी, हर एक बिग ब्रेकिंग, पहली खबर, पहली तस्वीर सिर्फ इंडिया न्यूज पर। एक छोटा सा ब्रेक।